आप सब लोगों को नमस्कार। श्रीलंका में जो घटनाएं घट रही हैं, जिस तरीके से वहाँ विद्रोह फैल गया है, सभी जान रहे हैं, जानने वाली बात भी है। उसकी वजह ये बताई जाती है कि वहाँ का जो सत्ता पक्ष था वो लंबे समय से धर्म की राजनीति कर रहा था और सिंगलियों, बौद्धों और तमिलों के बीच में वैमनस्य फैलाकर राजनीति के बहाने सत्ता में बने रहने का उसने व्यवस्था कर रखी थी। जाहिर सी बात है, जब इस किस्म की राजनीति की जाती है तो सर इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ऐसी राजनीति में सत्ता पक्ष का ज़्यादातर ध्यान इन सब चीज़ों में लगता है, नफरत फैलाने में और चीज़ों के बारे में तमाम गलत बयानी करने में, गलत फहमियाँ फैलाने में। तो ऐसे में सरकार जिस चीज़ के लिए चुनी जाती है, गवर्नेंस, यानी सरकार के बेसिक काम होता है हाउ टू गवर्न, एक अच्छी व्यवस्था देना, एक अच्छा शासन देना। अब जाहिर सी बात है, जब सरकार का ज़्यादातर ध्यान इन सब चीज़ों की तरफ जा रहा है, नफरत फैलाने में, वैमनस्य फैलाने में, ये सब करने में, तो सरकार जो उसका मूल काम है शासन करना, उसके लिए उसको कम समय मिलेगा और वो कम सोचेगी। तो ऐसे में धीरे धीरे चीज़ें खराब होंगी और अव्यवस्था फैलेगी। शायद वही चीज़ श्रीलंका में भी हुई है। एक चीज़ हो गई श्रीलंका में, वहाँ के लोग सारे के सारे राष्ट्रपति आवास में इस समय पहुँच गए हैं विद्रोह करते हुए। राष्ट्रपति राजपक्षे जा चुके हैं अपना बंगला छोड़ करके। प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने इस्तीफा दे दिया है और नई सरकार चुने जाने की बात हो रही है। ये तो हुई एक मोटी मोटी बेसिक बात, जिसको बताने से ज़रूरी था कि इसके आगे की बात होनी है। ये कोई पहला ऐसी बात नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है, पहले भी ऐसा हो चुका है। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि इस घटना के माध्यम से कुछ मूलभूत प्रश्नों पर फिर से एक बार चर्चा की जानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि धर्म और राजनीति या व्यापार या खेती या समाज, ये सब चीज़ें कब से आई? इन सब चीज़ों के बारे में सोचा जाना और नए नए नियम बनाने की बात कब से शुरू हुई? जहाँ तक मेरी जानकारी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आदि मानव जब से सभ्यता की तरफ बढ़ा, यानी जब से मानव को सभ्य नागरिक बनाने की बात हुई कि अब मानव जो है वो आदिम जीवन त्याग करके सभ्य मानव का जीवन जिएगा, तब से राजनीति भी आई, धर्म भी आया, सामाजिक व्यवस्था भी आई और उस सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए जो दो बेसिक चीज़ें थी, खेती और उद्योग, वो भी सामने आए। और इनके लिए अलग अलग, अब जाहिर सी बात है कि जब एक इतनी बड़ी व्यवस्था बनानी है, इतनी बड़ी व्यवस्था का संचालन होना है, तो इन सारी व्यवस्थाओं के बारे में अलग अलग नियमन बनाए गए। राजनीति को लेके अलग नियम बना, धर्म को लेके अलग नियम बना, समाज के चलाने के लिए भी नियम अलग से बनाए गए। उसी तरीके से खेती के नियम भी अलग बनाए गए, उद्योग के लिए भी अलग अलग नियम बनाए गए। और ये सोचा गया, ये माना गया और ये उम्मीद की गई और ऐसा होता भी है कि वो लोग, जिन लोग इस काम में लगे हुए हैं, वो उन नियमों के हिसाब से उनका पालन करेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रकृति भी नियम से ही चलती है। सूरज अपने समय से उगता है, शाम को अपने समय से अस्त होता है, चंद्रमा अपने समय से निकलता है, अस्त होता है। मानव जो है, जो एक पूरी सृष्टि का मूल वो है, अवयव है, जीव है, वो भी 14 मूल भावनाओं के तहत जो है वो संचालित होता है। उसमें क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, दया है, ये सब माया है, ये सब सारी बातें हैं। उसी तरीके से साइंस के भी फंडामेंटल्स हैं। अगर साइंस की बात आपको करनी है तो आपको उन फंडामेंटल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। उसी तरीके से जब सभ्य नागरिक समाज बनाने की बात आई, तो फिर खेती, राजनीति, उद्योग, समाज, धर्म, इनका सबका भी नियमन किया गया। दुनिया बहुत बड़ी है और लगातार बदलती रहती है, इसलिए धर्म, समाज और इस खेती या जो भी समाज को चलाने के कारक तत्व हैं, उनमें भी लगातार बदलाव होते आए, आगे भी होंगे, पहले भी होते रहे। लेकिन बार बार इन चीज़ों का नियमन करने वालों ने एक बात कही है कि चीज़ों को अलग अलग लेकर के चलिए। अगर आप धर्म में राजनीति को मिलाएंगे तो खराबी होगी, उद्योग में खेती को मिलाएंगे तो खराबी होगी। ये सब सारी चीज़ें जो हैं, इसको बार बार कहा गया है। लेकिन फिर भी सत्ता पक्ष या जो भी कह लीजिए, जो भी सत्ता पक्ष कह लीजिए या निहित स्वार्थी तत्व कह लीजिए, बार बार इन चीज़ों को आपस में मिलाते हैं। और हर बार जो बेसिक बात देखने की है वो ये है कि हर बार जब ऐसा होता है
तो उसके परिणाम कहीं न कहीं विनाशकारी ही हुए हैं। ये चीज़ ध्यान में रखने की होती है। लेकिन और कहा भी जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है, शायद इसीलिए दोहराता है इतिहास खुद को, कि ये देखने के बावजूद कि ऐसा करने के परिणाम हमेशा विनाशकारी हुए हैं, अगर अनादिकाल से आप उठा के देख लें, लेकिन फिर भी लोग अपने खास तौर से सत्ता पक्ष या निहित स्वार्थी तत्व इस चीज़ से बाज नहीं आते। अब इसी पे कुछ एग्जाम्पल दे देना उचित रहेगा। मेरा ख्याल है कि जैसा मैंने पहले कहा कि श्रीलंका में जो हो रहा है उसके बहाने कुछ विषयों पर चर्चा कर ली जाए तो बेहतर होगा। अब जैसे मैंने अभी ये जो श्रीलंका की बात हो रही है कि ठीक है, वहाँ समस्याएं नहीं होंगी तमिलों की, सिंगलियों की और बौद्धों की, और भी वहाँ समस्याएं रही होंगी, लेकिन उन समस्याओं को हल करने का एक निश्चित रूप से एक अलग तरीका रहा होगा। चीज़ों को घाट मिल करके जब आप चलाएंगे तो वही हुआ जो इस समय श्रीलंका में हो रहा है। थोड़ा पहले चले जाइए, पहले भी मैंने बताया है, एक आध वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ। वजह चाहे जो भी रही हो, जब पंजाब की समस्या से निपटने के लिए इंदिरा गांधी जैसी समझदार और राजनीतिक रूप से सक्रिय और जागरूक महिला ने भी धर्म की और राजनीति का घाट मिल किया, तो कहीं ना कहीं न केवल पंजाब प्रॉब्लम क्रिएट हुई और उनको भी अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। थोड़ा और पहले चले जाइए, औरंगजेब का नाम आता है। औरंगजेब ने भी धर्म और राजनीति का घालमेल किया, वो इसी के लिए एक तरीके से बदनाम भी हुआ। और आप देखिए कि मुगलों का जो पराभव हुआ वो कहीं ना कहीं उसके लिए औरंगजेब को जिम्मेदार माना जाता है। 27 साल वो दक्षिण में बैठा रहा, उसके पहले दिल्ली में बैठा रहा, लेकिन उस पूरे 50 साल में उसने धर्म और राजनीति का घालमेल करके पूरी मुगलिया सल्तनत को कमजोर कर दिया और अंततः वो खत्म ही हो गई। उसके पहले आप थोड़ा सा जाकर के देखें, अगर और पहले जाके देखें तो थोड़ा इतिहास के विद्यार्थी इस बात को बेहतर समझ सकेंगे और लोग भी इसको समझने में आसानी होगी कि शाहजहां, औरंगजेब के पहले शाहजहां, उसके पहले जहांगीर और उसके पहले अकबर ने शुरुआती लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें उसने बहुत कुछ नरसंहार भी हुआ, सारी बातें हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी समझ में आ गया कि ये लड़ाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद उसने सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाई। आप मिलाकर के मोटा मोटा ये देखें कि अकबर के 30 साल और जहांगीर के 22 साल और शाहजहां के 30 साल, ये मोटे तौर पर जो 80 साल का कालखंड रहा है, ये मुगलों के शासन में बहुत ही शांति से बीता। उसका नतीजा हुआ कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको आज की तारीख में जीडीपी बोलते हैं, वो 25% से ज़्यादा की उसके हिसाब से बढ़ा और मुगलों को भारत का सबसे धनी और सबसे समृद्ध राज्य माना गया। ये इतिहास में दर्ज है, इसके लिए कोई बहुत बताने की जरूरत नहीं, कोई भी पढ़ सकता है, लोग जानने वाले जानते हैं। थोड़ा उसके और पहले चले जाएं तो जो भी सफल राजा, इतिहास को अक्सर बड़े नीरस ढंग से पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर दिलचस्प तरीके से आंकड़े दे करके और उन जिस समय में ये सब घटनाएं घट रही हैं उन समय का ध्यान रखते हुए उस समय संदर्भ में लोगों को बताया जाए, तो आप देखेंगे या लोग भी अगर उसमें दिलचस्पी देखेंगे तो पाएंगे कि जिन लोगों ने या जिन शासकों ने या जिन लोगों ने नियमन के हिसाब से नियमन का ध्यान रखते हुए शासन किया, सत्ता संभाली और इस चीज़ का ध्यान रखा कि जिस चीज़ के लिए जो नियम बने हैं, शासन के जो नियम है, धर्म के जो नियम है, राजनीति के जो नियम है, खेती के जो नियम है और उद्योग के जो नियम है, उनके हिसाब से काम किया। उनके समय में हमेशा जिस देश में हो रहे या जिस भी समाज में हो रहे, ऐसे शासकों ने हमेशा उस देश समाज का भला किया। लेकिन जो किन्हीं वजहों से ऐसा नहीं कर पाए, इतिहास उठा करके देख लीजिए, अपना केवल अपने देश का बल्कि विदेश का भी, वो सब के सब जो है कालांतर में खुद तो फ्लॉप शासक हुए ही, लेकिन और उनकी नीतियों की वजह से वहाँ के उनके लोगों की जनता को और उनको सबको भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। एक बड़ी पुरानी सी बात है जिसको कोई भी थोड़ा सा ध्यान देकर के पढ़ सकता है, लेकिन होता क्या है कि इस तरीके का जब काम होता है, जब चीज़ों को घालमेल किया जाता है, तो उस घालमेल में जो उन्माद पैदा होता है, जो एक तरीके से उस थोड़ी सी देशी भाषा में कहते हैं जो हाका जैसा लगाया जाता है, जो पागलपन का दौर आता है, उसमें व्यक्ति का विवेक काम नहीं करता और वो चीज़ों को ठंडे दिमाग से सोच नहीं पाता। उसका नतीजा ये होता है कि कॉमन मैन, जो जिसके बारे में अमूमन ये कहा जाता है कि बहुत पढ़ा लिखा समझदार नहीं होता भी नहीं, इतना समय भी उसके पास नहीं है, वो उसकी शिकार हो जाता है और अंततः कुल मिलाकर के वो सत्ता भी अपना दंड तो भोगती है और वो
कॉमन मैन भी उसका दंड भोगता है, जैसा कि फिलहाल श्रीलंका में होता दिख रहा है और पहले भी हो चुका है, आगे भी और कई जगह होगा जब जब ऐसा होगा। इसलिए बेसिक चीज़ हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए, किसी को भी ध्यान रखना चाहिए, इसमें किसी का नाम लेने कोई मतलब नहीं है, कि सभ्य नागरिक समाज कायदे से काम कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कि खेती, उद्योग, व्यापार, राजनीति, धर्म, समाज, इनके सबके लिए जो नियमन किया गया है उस नियमन का बहुत ही सफलतापूर्वक पालन किया जाए। जब भी इस नियमन में घालमेल किया जाएगा तब तब श्रीलंका जैसी स्थिति पैदा होगी। आज श्रीलंका है, कल को कुछ और भी हो सकता है, कल को कोई नया देश भी हो सकता है, पर आज पीछे जाइए तो तमाम जगहों पैसा घट चुका है। इसलिए बार बार इस बात को कहना ज़रूरी है कि जिस सभ्य नागरिक समाज सफलतापूर्वक काम कर सके, इसके लिए ज़रूरी है कि जो नियम बनाए गए उन नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया जाए। जब जब घालमेल होगा तब तब मुसीबत ही होगी। श्रीलंका इसका आज की तारीख में ज्वलंत उदाहरण है, कल को कोई और होगा। बीते हुए कल में तमाम उदाहरण पहले हो चुके हैं। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।